हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत वाद विवाद विधि के विषय में अध्ययन करेंगे और इस वाद विवाद विधि को फाइनल विधि भी कहा जाता है। इस प्रकार से इसे चर्चा विधि भी कहते हैं। यदि हम बात करें वाद विवाद विधि क्या होती है, तो जो है इसमें किसी विषय पर अपने लोग विचार व्यक्त करते हुए किसी ठोस निर्णय पर पहुंचते हैं या किसी उत्तम विचार, उत्तम ज्ञान, उत्तम व्यवहार को जानने का, समझने का और व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। इस विधि के माध्यम से जो है बहुत सारी जानकारी कम समय में ही, बहुत सारे व्यवहार की जानकारी कम समय में ही प्राप्त होती है। वाद विवाद विधि आधुनिक समय में अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस विधि के माध्यम से, वाद विवाद विधि के माध्यम से छात्रों को सिखाने में, कोई चीज़ याद कराने में बहुत मदद मिलती है। तो ये जो वाद विवाद विधि है, इसमें किसी विषय पर सभी लोग अपना विचार व्यक्त करते हुए किसी समस्या का समाधान खोजते हैं, तो किसी आवश्यकता की पूर्ति का आधार खोजते हैं, तो किसी सिद्धांत की सार्थकता या वास्तविकता या उसके महत्व का प्रतिपादन करते हैं, इत्यादि अनेक गतिविधियाँ की जाती है। इसका व्यापक अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत वाद विवाद विधि के गुण और दोष के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं। वाद विवाद, अगर हम विधि की बात करें तो इसका जो गुण है उसको हम देखते हैं। पहला, सृजनात्मक चिंतन। वाद विवाद विधि के अंतर्गत सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है। सृजनात्मक चिंतन अत्यधिक होता है। चिंतन क्या है? किसी समस्या के समाधान के लिए विचार करना चिंतन है। आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आवश्यक गतिविधियों पर विचार करना चिंतन है। तो चिंतन क्या है? ये समाधान खोजता है। चिंतन हमेशा समाधान खोजता है, तो चिंतन सृजनात्मक चिंतन क्या है? सृजन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना या किसी चीज़ को अपने आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तन करना या विभिन्न घटकों को इस प्रकार से संयोग बनाना या इस ढंग से प्रबंध करना कि वह हमारी वर्तमान आवश्यकता या वर्तमान व्यवहार या वर्तमान समस्या को दूर कर सके। यानी किसी चीज़ को अरेंज करना भी सृजनात्मक गतिविधि है। किसी चीज़ को नए ढंग से निर्माण करना या खोज करना भी सृजनात्मक है। और किसी चीज़ में परिवर्तन करके अपने उद्देश्य या समस्या का समाधान करना भी क्या है? सृजनात्मक। अब सृजनात्मक चिंतन को इसलिए इसमें बढ़ावा मिलता है कि जब किसी एक विषय पर वाद विवाद या विचार विमर्श चल रहे होते हैं, तो उस विषय से संबंधित वर्तमान समय में उसमें परिवर्तन करके, उसमें जो है सुधार करके जो है उसको अनुकूल बनाया जाता है या एक सूटेबल देश काल वातावरण के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता या निर्णय लेने का आधार तय कर लिया जाता है। तो इस विधि के माध्यम से सृजनात्मक चिंतन को अत्यधिक बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सृजनात्मक गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विचारों को प्रोत्साहन मिलता है। विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को क्या मिलता है? जैसे प्रोत्साहन। जैसे आप अगर देखें उदाहरण के तौर पे, तो जो मोटर बाइक है, जो पेट्रोल से चलने वाली या डीजल से चलने वाली 4 व्हीलर है, आज हम लोग किस पर विचार कर रहे हैं कि ऐसी कोई बाइक आ जाए कि जहाँ पर डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत न पड़े। तो हम इलेक्ट्रिक बाइक तो आ गई, एक प्रकार से वो सृजनात्मक चिंतन हुआ। लेकिन अब वो इलेक्ट्रिक जो बाइक है वह भारी वजन लेकर के भी चल सके, ओवरलोड लेकर के चल सके, उसकी कैपेसिटी बढ़ सके, इस पर भी विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा विचार विमर्श, खोज जो जारी किया जाता है, वह भी एक प्रकार के वाद विवाद विधि का एक ठोस आधार बनता है, खोज का एक ठोस आधार बनता है। तो वो जो गतिविधियां हैं उसी को हम क्या कहेंगे? सृजनात्मक चिंतन। यानी किसी चीज़ का नव निर्माण करने के लिए जो हम व्यवस्थित रूप से आपस में वाद विचार विमर्श करके जो प्रारूप तय करते हैं, वह इस विधि के अंतर्गत बहुत सरलता से हो जाता है। इसीलिए इसमें सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, अगर देखिए अभिव्यक्ति की क्षमता, इस वाद विवाद विधि के अंतर्गत जितने भी लोग उसमें भाग लेते हैं, सबको उसमें बोलने का अधिकार, सब लोग अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, अब बोलने का अधिकार भी होता है, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तब जा कर के यह विधि कोई चीज़, कोई ठोस निर्णय पर या ठोस व्यवहार पर या ठोस जानकारी को
प्रदान करने में सफल होती है या जानकारी प्राप्त करा देती है। इस प्रकार से अगर देखें तो अभिव्यक्त करने की क्षमता, व्यवस्थित रूप से बोलने की क्षमता, व्यवस्थित रूप से किसी बात को समझने की क्षमता, जानने की क्षमता, पहचानने की क्षमता का भी विकास इस विधि के अंतर्गत हो जाता है। यह इसका रहा दूसरा गुण। तीसरा गुण रहा तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब होता है किसी आधार पर कोई बात कहना, उसको तर्क कहते हैं। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि हम आकाश में परी बन के उड़े, हम परी बन के उड़े, तो इसका अर्थ है कि आपकी ये जो सोच है पूरी नई नहीं है, क्योंकि कहानियों में आप परी का नाम सुन चुके हैं कि परियों के शरीर में पंख होता है, जिस तरह से पक्षियाँ उड़ती हैं उस तरह से परियां भी उड़ सकती हैं। तब यह आप कल्पना कर रहे हैं। तो कल्पना बिना आधार की नहीं होती, कहीं ना कहीं उसका आधार बनता ही है। तो कहने का मतलब है तर्क का मतलब भी आधारपूर्ण ढंग से बात करना। हम इसलिए यह कार्य नहीं कर सके क्योंकि इस समय यह समस्या आ गई। तो जिस तरह से इस बात को आप आधार से जोड़ करके करते हो, उसी तरह से तर्क भी एक आधारपूर्ण ज्ञान या आधारपूर्ण व्यवहार या आधारपूर्ण सिद्धांत या आधारपूर्ण बात को रखने का ठोस स्वरूप प्रदान करती है। इसमें होता क्या है कि जब वाद विवाद चलता है, एक व्यक्ति बात कहा तो दूसरा व्यक्ति उस बात को काटेगा, तो निश्चित आधार पे काटेगा, निश्चित सिद्धांत पे काटेगा, निश्चित अनुभव पे काटेगा या निश्चित ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर काटेगा। तो वो जो काट रहा है बात को, वह उसका तर्क कर रहा है, तो आधारपूर्ण ढंग से वो तर्क करता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वाद विवाद विधि के अंतर्गत तर्क करने की क्षमता बहुत व्यवस्थित हो जाती है और बहुत व्यवस्थित प्रारूप में व्यवस्थित गतिविधि को लेते हुए प्रस्तुत की जाती है। इसलिए तर्क शक्ति का भी इस वाद विवाद विधि में विकास हो जाता है। अगला है कम समय में अधिक जानकारी। इसमें कई लोग होते हैं, तो एक ही विषय में जब जानकारी पूछी जाती है तो जिसको सूक्ष्म ज्ञान है, व्यापक ज्ञान है, उसका भी कम समय में जानकारी प्राप्त हो जाती है, सामान्य जानकारी भी प्राप्त हो जाती है, विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कम समय में हो जाती है, क्योंकि एक ही विषय पर कई लोग बोलने वाले, बताने वाले, समझाने वाले होते हैं। अगला है विवेक युक्त व्यवहार। विवेक युक्त व्यवहार का मतलब होता है कि ज्ञान का उपयुक्त प्रयोग सीखना विवेक कहलाता है। जैसे आपको जानकारी हो गई, जानकारी का आप सदुपयोग करते हैं तो आपको विवेक युक्त है, यानी विचार युक्त प्रयोग करना, उत्तम व्यवहार को सीख लेना, उसी को कहते हैं विवेक युक्त व्यवहार। जैसे पानी देने का तो तरीका कई ठो है, लेकिन जो उत्तम तरीका है पानी देने का वो सीख लेना, इसका मतलब विवेक युक्त व्यवहार सीख लेना। तो इसमें जो है उत्तम से उत्तम गतिविधियाँ, जानकारी, व्यवहार सीखने को मिलता है इस विधि के अंतर्गत। इसलिए यह भी इसकी क्या है, महत्वपूर्ण गुण है इसका। अगला है सहयोगात्मक और भावात्मक एकता या परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया। सहयोगात्मक मतलब इसमें जब सभी लोग एक सहमत बनाते हैं, सभी लोग स्वीकृति प्रदान करते हैं, तब यह वाद विवाद विधि सुचारू रूप से चल सकती है। और परस्पर सभी लोग एक दूसरे का भावनात्मक सम्मान करते हैं, आदर देते हैं, तब यह जो है कोई बात जो है निर्णय ठोस हो पाता है या किसी बात पर चर्चा हो पाती है या किसी बारे में विशेष रूप से ठोस जानकारी हो पाती है। तो यह भी इसका जो है क्या है, महत्वपूर्ण गुण है। अगला है समझने में व्यापक अवसर। समझने का व्यापक अवसर। समझने का व्यापक अवसर का यहाँ तात्पर्य यह है कि किसी विषय को बहुत व्यापक स्तर पर हम इसको आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि इसमें कई लोग भाग लेते हैं, तो सबका ज्ञान, अनुभव, पकड़, समझ अलग अलग या विभिन्नता लिए हुए होता है, जिसके आधार पर हम किसी विषय को व्यापक तौर से कम समय में ही समझ लेते हैं। समय की इसमें बचत भी होती है और उस विषय को व्यापक तौर से भी हम क्या करते हैं, समझ जाते हैं। उसके मेरिट, डिमेरिट, उसके लाभदायक पहलू, हानिकारक पहलू इत्यादि को भी हम समझ जाते हैं। यानी समझने में व्यापक अवसर प्रदान करता है। व्यापक अवसर का तात्पर्य है कि उस विषय के जो लंबा ज्ञान की आवश्यकता है उसे कम ही समय में हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। अगला है सूक्ष्म जानकारी। इस विधि के अंतर्गत सूक्ष्म जानकारी भी प्राप्त होती है, क्योंकि सूक्ष्म जानकारी इसलिए प्राप्त हो जाती है कि जब एक आदमी अपनी बात व्यक्त करता है तो दूसरा प्रोत्साहित होकर के उससे भी अच्छा, उससे भी गूढ़ बात बताने का प्रयास करता है, इसलिए इसमें सूक्ष्म जानकारी भी हो जाती है। नवा गुण है अधिगम में सरलता। इस वाद विवाद विधि के अंतर्गत कई लोग जब एक ही विषय पे बात करते हैं तो जल्दी से लोग सीख लेते हैं, उस बात की जानकारी ठोस
ढंग से उनको हो जाती है, उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, इसलिए अधिगम में सरलता भी होती है। अधिगम बड़ा सरल ढंग से हो जाता है। अगला है रुचिपूर्ण वातावरण। जब एक दूसरे पर बात चलती रहती है, विचार विमर्श चलते रहते हैं, तो उस विषय के प्रति लोगों का रुचि बढ़ जाता है, रुझान बढ़ जाता है, सक्रियता बढ़ जाती है, जिसके कारण से वह रुचिपूर्ण वातावरण में यह वाद विवाद विधि चलती है। इसी तरह से दिल्ली के पढ़ने वाले 4-5 छात्र थे जो इस तरह से परिचर्चा या वाद विवाद विधि के माध्यम से तैयारी किए थे, जिसमें 5-6 का सिलेक्शन हो गया था। वो IAS PCS IAS से संबंधित थे। 4-5 लड़कों का एक ही बार में हो गया, क्योंकि उन लोगों ने इस वाद विवाद यानी परिचर्चा या पैनल बना करके जो है वो अपनी तैयारी और पढ़ाई किए थे। तो इस प्रकार से देखें तो पूरा रुचिपूर्ण वातावरण बना रहता है, उस जानकारी के प्रति, उस विषय के प्रति बनी रहती है, जिसके कारण से लोग जल्दी सीख भी लेते हैं। अगला, अगर इसके हम दोष की बात करें तो अनुभवी प्रबंधन की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर अनुभवी यानी बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति इस गतिविधि को अगर मैनेज नहीं कर रहा है तो यह लड़ाई झगड़ा में बदल जाता है, वर्चस्व की लड़ाई में बदल जाता है, गड़बड़ाने लगती है, जो इसका वास्तविक स्थिति विवादों, लड़ाई झगड़ा तक पहुंचा देता है। तो इसमें बहुत अनुभवी मैनेज करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। अगर टीचर भी उतना नॉलेज वाला, उतना व्यवहारिक, उतना सोच समझ वाला नहीं है तो वह नहीं, यह विधि जो है अधिगम कराने में असफल हो जाएगी। दूसरा इसका है निर्णयात्मक क्षमता। जब एक ही विषय पर 2 मत तैयार होते हैं और दोनों मत ठोस हों, तो कौन सा मत माना जाए, कौन सा मत न माना जाए, जिसको आप लोग सामान्यतः सुनते होंगे कि हाई कोर्ट में कुछ जजों ने ये बात कहा, कुछ जजों ने यह निर्णय लिया। तो ऐसी स्थिति में जो है तो पैनल बन जाता है कि किस में ज़्यादा लोग सहमत हैं, तो फिर वो पास कर दिया जाता है। तो ऐसी जो क्षमता, ऐसी परिस्थितियाँ जब बनती है किसी ज्ञान को लेकर के या किसी सामाजिक समस्या को लेकर के या किसी बात के महत्व को लेकर के, तो फिर निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यानी निर्णयात्मक जो है क्षमता जो है उलझ जाती है, स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाता है, ये भी दोष पाया जाता है। अगला है तीसरा, विवाद की परिस्थितियाँ इसमें हमेशा बनी रहती हैं या बनती रहती हैं, क्योंकि जिसमें होता है क्या है कि कुछ लोग जो है इसमें चर्चा करते हुए अपनी ही बातों को ज़्यादा सुपीरियर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, अपने को ही ज़्यादा ज्ञानवान बताने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसमें विवाद की परिस्थितियाँ ज़्यादातर बनती हैं। इसका भी यह दोष। अगला है अधिक समय में निराशा। यदि कोई लंबा विषय है या लंबे समय तक उसको आंकड़ा एकत्र करना है या लंबे समय तक वह किसी बात की जानकारी लेनी है या घटनाओं के बारे में पता करना है या सामाजिक समस्याओं को दूर करने संबंधी विचार व्यक्त करना है, तो ऐसी जो गतिविधियां हैं जिसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, जिसमें आंकड़ों के थ्रू बात करना होता है या आंकड़ों के माध्यम से कोई बात जैसे एक प्रकार से आधारभूत प्रामाणिक तौर पर अगर विचार विमर्श की जब कंडीशन होती है, तो ऐसी परिस्थिति में इस विधि के अंतर्गत स्वस्थ निर्णय लेना या इस विधि के अंतर्गत कार्य करना निराशा का कारण बन जाता है, निराश हो जाता है, मतलब निराशा, रुचि नहीं रह जाती, यह भी इसका दोष पाया जाता है। अगला है 5वां विषयांतर। इसमें होता क्या है कि जब लोग तर्क वितर्क करते हैं एक दूसरे के विपक्ष में या सपोर्ट में जब कोई बात रखते हैं, तो लोग जो है उदाहरण कई क्षेत्रों से देने लगते हैं। तो कभी प्रमाणिक उदाहरण देंगे तो कभी अप्रमाणिक उदाहरण देंगे, तो कभी जो है अपने को ही जो है अपने ही ज्ञान को इसमें बघाड़ने लगते हैं। इसलिए विषयांतर यानी विषय से हट करके अन्य परिचर्चाएँ इसमें ज़्यादातर होने लगती हैं, यह भी इसका दोष पाया जाता है। अगला है आधिपत्य की प्रवृत्ति। इसमें जो है जो अधिक ज्ञान वाला है वह अपने ज्ञान का दबदबा उसमें जमाना शुरू कर देता है, तो अन्य लोग जो उससे अच्छा जानते हैं वो लोग पीछे हटने लगते हैं कि हम इनकी बात कैसे काटें, इनके विचार में हम कैसे संशोधन करें, यह जो है उनके क्रेडिट के खिलाफ़ है, तो हम उनके क्रेडिट पर अगर ऐसी बात बोलेंगे तो हमारे पे बोलेंगे, हमारी औकात बताने लगें। तो ऐसी कंडीशन में जो है आधिपत्य की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से इस प्रकार के जो है विधि में दोष पाया जाता है। आधिपत्य की, वर्चस्व की बात को लेकर के, योग्यता क्षमता के वर्चस्व की बात को लेकर के भी विवाद का जन्म लेता है, इसलिए भी इसमें दोष पाया जाता है। अगला है बहुमत की सहमति। इसमें जिस पक्ष में ज़्यादा लोग सहमत होते हैं उसी पर निर्णय ले लिया जाता है, उसी को मान लिया जाता है। ये अलग बात है कि उनका निर्णय भविष्य के लिए सही होगा या नहीं, वर्तमान में उपयोगी होगा या नहीं। तो इसी प्रकार से अगर हम, जैसे हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों में जब 24 जजों से निर्णय मांगा जाता है, तो जिसमें ज़्यादा जिस पक्ष में ज़्यादा जज
सहमत होंगे उसको निर्णय को मान लिया जाता है, या पैनल में जितना ज़्यादा जज हैं उसमें ज़्यादा जज जिस बात को सहमत होंगे उसको मान लिया जाता है। तो इसमें जो है बहुमत की सहमति मानी जाती है, यानी परिचर्चा में जिधर ज़्यादा लोग विचार व्यक्त करते हैं, जिसको ज़्यादा स्वीकृति देते हैं, उसी को सुपीरियर मान लिया जाता है। यह जो भी इसमें जो है सुपीरियर मानने के लिए मान लिया जाता है, लेकिन वर्तमान या भविष्य के लिए प्रामाणिक तौर से यही बात सत्य होगी ऐसा कुछ आधार देखने को या प्रामाणिक तौर से आधार नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, मात्र एक तर्क ही दिया जा सकता है। तो यह भी इसकी जो है कमियां मानी जाती है। ऐसा थोड़ी नहीं कि बहुमत जिसका होगा वही अच्छा व्यवहार करेगा या जिसका बहुमत होगा वही विचार सबसे अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण, विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के व्यवहार कारगर या लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो इसका स्पष्ट निर्णय इस बहुमत के अंतर्गत नहीं हो पाता है, यह भी इसका दोष, इस विधि के अंतर्गत दोष पाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वाद विवाद विधि के अंतर्गत गुण क्या है और दोष क्या है। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।